हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ओके, आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आज की इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपको यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है माल और सेवाएं कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सबसे पहले अनुमोदित किया था? तो जो जीएसटी है, इस पर संसदीय संशोधन बिल को सबसे पहले असम राज्य ने, किसने? सबसे पहले असम राज्य ने इसका अनुमोदन किया था। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? जो पाल वंश है या जो पाल राजवंश है, इसके सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। कौन थे? राजा गोपाल थे। और ये गोपाल जो राजा थे, इन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी और वो 760 ईस्वी में की थी। ठीक है। और ये जो गोपाल थे, ये जो है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे और इन्होंने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह बेस्ट हो जाता है। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है या उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम झूम खेती या जो है कि बागानी कृषि या रोपण भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? देखिए, नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसमें क्रिप्टन, ऑर्गन, जेनॉन, ये सभी आपकी जो है निष्क्रिय गैसें हैं। क्लोरीन जो है यह निष्क्रिय गैस नहीं है। क्लोरीन की खोज किसने की थी? क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम ने की थी। कार्ल विल्हेम ने, ठीक है, कार्ल विल्हेम ने क्लोरीन की खोज की थी। कब की थी? 1774 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मुरादाबाद डैश किस काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने पूरे विश्व में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है? तो जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे हम मुरादाबाद के नाम से जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि तांबे के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे का काम करने के लिए जो मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसी काम के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? किस देश ने? वो देश न्यूजीलैंड है, जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का जो है कि अनुमति प्रदान की। और ये कब किया इन्होंने? 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सन 1893 में महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन प्रस्तुत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण हमारे संविधान के भाग 4 में मिलता है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या जो तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलते हैं, जो कि आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि महाविद्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो मेरठ है, ठीक है, मेरठ में स्थित एक
कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 2002 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें गुलामी से स्वतंत्रता, क्या गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज द राइट वन। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। डिफरेंट किसका मापन करता है? जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मापन करता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष होता क्या है? देखिए, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ध्यान रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो मनुष्य की आंख है उसका रंग आंख के आइरिस में स्थित जो रंग द्रव्य है उस पर निर्भर करता है कि मनुष्य का आंख का रंग कैसा है। ओके, आइरिस पर डिपेंड करता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसकी रचना मोहनदास करमचंद गांधी ने की है। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ। ठीक है। और अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो उनको तुरंत आप लिखें भी। ओके, इन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व की थी। ओके, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। किस में की थी? तो इन्होंने कन्नौज में की थी। डिफरेंट, राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी या बड़े केंद्र की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। किसके? तो ये वारिस अली शाह के। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में हर साल बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। वारिस अली शाह वारसी जो हैं ये सूफी संत के संस्थापक हैं। ठीक है, और फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक? बात हो रही है 17वीं सदी की। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का एक कलेक्शन है या संग्रहण है? तो वह पुस्तक का नाम किताब-ए-नवरस है। क्या है? किताब का नाम किताब-ए-नवरस है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर CV रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वह CV रमन थे। कौन? CV रमन थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, डैश एक साधारण उपकरण है। इसमें से कौन है जो एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? वह फावड़ा है। ठीक है, फावड़ा एक साधारण उपकरण है
जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा जो लोग गांव में रहते हैं वो सभी जानते हैं फावड़ा क्या होता है। निम्नलिखित में से, और जो किसान है वो तो है ना, उनको तो पता ही है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? कौन कौन से वो रोग हैं? देखिए, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उसमें आपका जैसे टिटेनस भी आ जाता है, हैजा भी आ जाता है, और टाइफाइड जिसको हम आंत ज्वर भी कहते हैं वो भी होता है, और एक क्षय रोग भी होता है। ये सारे ही रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा वो डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है। क्या क्वेश्चन लिखा है? बिम्स्टेक जो है वो एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। भाई, जो बिम्स्टेक एक समूह है इसमें 7 देश सम्मिलित हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वह ढाका में है। कहाँ? इसका मुख्यालय ढाका में है। इसमें 7 देश सम्मिलित हैं आपके बिम्स्टेक जो समूह है। 7 देश कौन कौन से हैं? आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वो तारीख कौन सी थी? वह तारीख जो है वो 6 अगस्त 1952 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा ये तैयार की गई, और पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित ये करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन राय को। उपनाम भी इनके ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने, ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो है यह यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलती है। कहाँ से? जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। केवल शिक्षित लोगों को ही मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इस विचार के समर्थक कौन थे? इस विचार के समर्थक जो हैं वो कौन थे? J.S. मिल थे। कौन? J.S. मिल कहते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जो शिक्षित लोग हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिले। प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? वह माध्यम है चुनाव। क्या? चुनाव, इलेक्शन, है ना। इलेक्शन के डर से ही सरकारें क्या करेंगी? अब जो है कि भर्तियां भी निकालेंगी, हर क्षेत्र में भर्ती करेंगी, और भी नए नए जो है कि लुभावने वो लेकर के आएंगी प्रस्ताव, है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और यही एक कंट्रोल भी है नागरिकों का अपने सर प्रशासन पर। ठीक है, तो चुनाव सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के डर से सरकारें जो हैं कुछ करती भी हैं, वरना कुछ नहीं करेंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ओके, पहले ये उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ओके, इनका जन्म जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 5 सितंबर को हुआ था, और 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ओके, इन्हीं के जन्मदिवस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना
कब हुई थी? यह 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। तारीख ध्यान रखनी हो तो ध्यान रख लीजिए 27 जुलाई 1939 में। ओके, 27 जुलाई 1939 में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है वह अप्सरा। ओके, एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन जो है वो अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को जो है कि 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई है और वो भी संस्कृत में इसको रचा गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ओके, फिर हैदराबाद किसकी राजधानी है? जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी लेह है। ओके, एक बार फिर से सुनिए। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई एंड जो है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। डिफरेंट, कहाँ स्थित है? कानपुर में। किस राज्य के द्वारा विश्व तंबाकू दिवस निषेध पुरस्कार जीता गया? किसने जीता? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा विश्व तंबाकू दिवस निषेध पुरस्कार जीता गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था? वह देश कनाडा था। कौन? कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हिंदी के लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता हो। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत ही कठिन काम करना। लोहे के चने चबाने का मतलब है बहुत कठिन काम करना। आगे नेक्स्ट कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को यानी कि जिस पर जो अंडरलाइन है जो वर्ड उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि सेंटेंस वाक्य का अर्थ भी ना बदले लेकिन उसमें हम शब्द दूसरा डाल दें। ठीक है, इसको हटा करके तो क्या सही रहेगा? हमारा शंकर में विश्वास है? नहीं, हमारा ईश्वर में विश्वास है ये कहिए, या हमारा भगवान में विश्वास है, एक ही बात है। तो यहाँ ईश्वर को रिप्लेस करके भगवान यहाँ पे हम ला सकते हैं इस शब्द को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो राजनीति से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे राजनैतिक कहते हैं। ओके, और दूसरी बात जो कि सिद्धांत से संबंधित होता है उसे सैद्धांतिक कहते हैं। जो नीति से संबंधित होता है उसे नैतिक कहते हैं। जो नीति के विरुद्ध जाता है उसे अनैतिक कहते हैं। ठीक है, अनैतिक आचरण वाला। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है। अनाज कहाँ उगता है? अनाज खेतों में उगता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या है इसमें सही वर्तनी? छुदा, भूदा, छुदा, छुदा। क्या है सही शब्द इसमें? क्षुधा है। क्या है? क्षुधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वो देश भूटान है। कौन? जो भूटान देश है उसको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है।
और अच्छा, भूटान की राजधानी क्या है? अगर ये पूछ ले भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ध्यान रखिएगा, थिम्पू। ओके, चलिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, इसमें मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वह 31 जुलाई 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, जैसे कि गोदान है, मुंशी प्रेमचंद की है, गबन है, सेवा सदन है, प्रेमानुज है, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और मुंशी जो प्रेमचंद हैं, अगर पूछ ले आपसे कि इनका वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था धनपत राय। क्या? इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव, ये नाम था मुंशी प्रेमचंद का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की जो क्रूज मिसाइल है वह ब्रह्मोस है। कौन है? ब्रह्मोस। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? सिर्फ एक। कौन सी? क्या? सिर्फ एक ट्रेन चलती है, ठीक है, एक सीमा पार ट्रेन चलती है। अच्छा, यहाँ पे जो सीकर तकनीक की बात हो रही है, इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के द्वारा मिल करके प्रयास करके बनाई गई मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है वो रूस की P-800 क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर बेस्ड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से? सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये जो है कि लॉर्ड क्लाइव, क्या? ये जो है लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में शुरू की गई थी। अच्छा, ये जो सहायक संधि की बात यहाँ पे हो रही है, सहायक संधि, इसका आविष्कार किसने किया था? सहायक संधि का आविष्कार जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। कौन? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सहायक संधियों का विकास किया गया या फिर आविष्कार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा वो डी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। कौन थे वो विश्वसनीय शिष्य? कौन थे? वो थे बंदा बहादुर। कौन? बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। किसने गढ़ा था? पाकिस्तान जो नाम है वो सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। किसके विरोध में? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। और ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार है ये कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये घटना घटी थी। ओके, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है डियर फ्रेंड। कौन सी झील है? वूलर झील है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक यूएसए से मैच करती है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम वर्ष डैश भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वह 2000 अधिकार अधिनियम 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ओके, शिक्षा का अधिकार ये जो 2009 की यहाँ पे बात हो रही है ये 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। और ये जो एक्ट था इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे
6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। महाराजा सवाई जयसिंह या फिर जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। कहाँ? उज्जैन में। कहाँ की थी इन्होंने? उज्जैन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वह जो ज़िला है इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट टाइम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बताई गई है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो वह रियासत कौन सी थी? वह रियासत जूनागढ़ रियासत थी। कौन सी? जूनागढ़ रियासत है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी चाहे राजस्थान हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, है ना, गुजरात हो, इन सभी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? किसमें नहीं है? तो भारतीय राज्य तमिलनाडु में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। किसमें? तमिलनाडु में नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कहता है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन गणित पुस्तक जो है वो गणित सार संग्रह महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। ओके, महावीराचार्य जो हैं ये 9वीं शताब्दी के जैन गणितज्ञ थे। क्या? ये 9वीं शताब्दी के जैन गणितज्ञ थे। ओके, और गणित सार संग्रह इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक लैशिंग इंडिया लिखी है? किसने लिखी है? ओके, लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। किसने लिखी है? वो वीरप्पा मोइली हैं। वीरप्पा मोइली हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा जो सबसे बड़ा शिखर है वो माउंट कंचनजंगा है। ओके, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर है। अच्छा, ये तो हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा शिखर हो गया। अगर पूछ ले यहाँ पे दूसरा की जगह अगर तीसरा की जगह अगर दूसरा पूछ ले तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो है वह K2 है। क्या है? दूसरे की अगर बात करें तो वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ओके, गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन ये दूसरा है। ये हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। ओके, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,586 है। ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का जो उत्पादन है वो पित्ताशय से होता है। कहाँ? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन इज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। डियर फ्रेंड, कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? वह दाद खाज खुजली है ना, या फिर गंजापन हो जाता है, दमा है। ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जो फंगस की वजह से हो जाते हैं। ओके, कौन कौन से रोग? जैसे यहाँ पे तो आपको मिल गया दाद, इसके दाद हो गया, है ना, खुजली या खाज जिसको कहते हैं, गंजापन भी इसकी वजह से हो सकता है, फफूंद की वजह से, और क्या कहते हैं उसको, दमा भी इसकी वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इस भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसने लिखा था? तो वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, क्वेश्चन कहता है विटामिन
B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल, ये किसका रासायनिक नाम है? ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल या फिर पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और स्कॉर्बिक एसिड या फिर स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है वह इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 29 अगस्त 1905। ध्यान रखिए, नोट कीजिए, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट टाइम प्रयागराज है, इसमें हुआ था। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनको 3 बार स्वर्ण पदक मिल चुका है। 3 बार इनको गोल्ड मेडल मिला है। एक तो इनको मिला था 1920 में, फिर दूसरा मिला था 1932 में, तीसरा मिला था 1936 में। ये 3 वर्ष ऐसे हैं जब इनको गोल्ड मेडल मिला था। ओके, चलिए, सोना, नर्मदा और महानदी निकलती है। सोना, नर्मदा है ना, ये जो नदी हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक पठार से जो है इनका उद्गम होता है तीनों का, सोना, नर्मदा और महानदी का। लोक प्रशासन के जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को माना जाता है। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और इसी तरीके से अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन चाहते हैं, कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो इसका जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में एक पृथक यानी कि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी को पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का जो विचार था वो एक अमेरिका के सीनेटर थे, गेलॉर्ड नेल्सन, उनके दिमाग में आया था। क्या नाम था उनका? नाम लिख देते हैं, गेलॉर्ड। देखिए, गेलॉर्ड नेल्सन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाने का विचार आया था। ये अमेरिका के थे। और पहली बार 22 अप्रैल 1970 को 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। और ये विचार सबसे पहले गेलॉर्ड नेल्सन के दिमाग में आया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वह जयपुर में स्थित है। और इस स्टेडियम में 30,000 सीटें हैं। कितनी? इस स्टेडियम में 30,000 सीटें हैं। और इसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो भारत पाकिस्तान के बीच में 2 अक्टूबर 1983 को खेला गया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? तो वो है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। अगर ये सबसे ऊंचा है तो भैया ऊंचाई भी हमको बताते चलो। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर। कितनी? 979 मीटर। और गहराई कितनी है इसकी? अगर गहराई की बात करें तो गहराई इसकी 807 मीटर। ये इसका जो है मेज़र है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, लिख लीजिए राजेंद्र। देखिए नाम क्या है? राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, ये नाम है इनका, जो बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए, दुखी भारत किसकी रचना है? जो दुखी भारत है यह किसकी रचना है? दुखी भारत लाला लाजपत राय की रचना है। ठीक है, और ये जो पुस्तक है दुखी भारत, ये भारतीय संस्कृति और जीवन पर आधारित है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है
रियाल मुद्रा किस देश की है? जो रियाल मुद्रा है यह यमन देश की है। यमन देश की मुद्रा रियाल है। आपको सभी देश की मुद्राएं पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तुर्की की मुद्रा क्या है, तो तुर्की की मुद्रा जो है वो टर्किश लिरा है। तुर्की की मुद्रा टर्किश लिरा, ये किसकी मुद्रा है? टर्किश लिरा किसकी मुद्रा है? तुर्की की है। अगर इराक की पूछ ले तो इराक की मुद्रा दीनार है। इराक की मुद्रा क्या है? दीनार है। ओके, ये देश बचा आपका अजरबैजान। जो अजरबैजान है इसकी जो मुद्रा है वो अजरबैजानी मैनेट है। अजरबैजान मैनेट, ठीक है, इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? अजरबैजानी मैनेट। ठीक है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो जैन मंदिर है। ठीक है, राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो बिहू है वो असम का प्रमुख त्यौहार है और इसे रंगोली बिहू या फिर हत बिहू भी कहते हैं, और ये फसल की कटाई के समय जो है मनाया जाता है। सॉल्ट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? भाई सभी को पता है, गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं। गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? भारत रत्न से सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। कहाँ? 5 सितंबर 1888 को चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ओके, और इनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन कहता है किस राज्य में डाक विभाग द्वारा पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया गया? तो वह भी राज्य आपका कौन सा है? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन है उसको हटाना है और वहाँ पर एक नया शब्द लाना है, लेकिन शब्द वाक्य का अर्थ चेंज ना हो। जैसे मोहन अपने काम में प्रवीण है, या हम यूँ कह सकते हैं मोहन अपने काम में दक्ष है। एक ही बात है, ये शब्द इस शब्द का स्थान ले सकता है, वाक्य के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए, बिछौना होता है या फिर बिछोना होता है, बिछौना होता है या वीना होता है? क्या सही शब्द इसमें कौन सा है? सही शब्द है आपका बिछौना, बिछा दो, बिछौना होता है। ठीक है, क्या होता है? बिछौना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता हो। रूह कांपने का मतलब होता है बहुत डरना। बहुत डर लगने का मतलब है मेरी रूह कांप गई, यानी कि मैं बहुत डर गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रीमा ने से फल काटे। रीमा ने तलवार से फल काटे, कैंची से काटे, कुल्हाड़ी से या फिर चाकू से। मुझे लगता है रीमा ने चाकू से ही फल काटे होंगे। तो ऑप्शन हमारा जो डी रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। जैसे आवाज़, आवाज़ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आवाज़ का पर्यायवाची आपका ध्वनि भी होता है, जो कि ऑप्शन में दिया है तो राइट भी हो जाएगा। और क्या होता है? स्वर जो है ये भी आवाज़ का पर्यायवाची है। और दूसरी बात आहट जो है यह भी आवाज़ का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज 100 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे डिस्कस किए। और क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।